नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और हमारे विशाल खबर में चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं कर्मठ एक्सप्रेस के संपादक रवि सिंह, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो रवि जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। रवि सिंह जी, ये बताइए कि आपने एमएससी एलएलबी किया। एमएससी एलएलबी करने के बाद आप पत्रकारिता में कैसे आ गए? भैया एमएससी मैंने 2005 में कर ली थी जी। जब एमएससी में बीएससी के टाइम से ही मैं बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया था जी। एमएससी कंप्लीट होते होते मुझको समझ में आई कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगा, टीचिंग फील्ड में जी। तो मैंने वहाँ से अपना रास्ता बदला और लॉ की ओर चला गया। जी। लॉ करने के बाद भी जब मैंने महसूस किया कि चाहे मैं शिक्षक हो जाऊं या लॉ करके वकील बन जाऊं तो मेरा दायरा सीमित ही रहेगा, एक जिले तक मैक्सिमम। तो मैंने फिर इसके लिए एक ऐसा क्षेत्र चुना, चूँकि मेरी शुरू से ही आदत थी लोगों की मदद करना, उनकी बात सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना। तो मुझको एक माध्यम पत्रकारिता ही ऐसा दिखा कि जिससे मैं किसी भी व्यक्ति के बात किसी तक पहुंचाने में अपने आप को सक्षम महसूस करता रहा। जी। तो मैं धीरे से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अगर आप पत्रकार न होते तो क्या होते? भैया बताना चाहूँगा, यदि मैं पत्रकार न होता तो शायद मैं पुलिस में होता। एक्चुअल मेरी 3 पुश्ते, मेरे पिताजी, दादाजी सब पुलिस में ही हैं, पुलिस में थे, पुलिस में है, और मेरा झुकाव भी पुलिस की तरफ ही था। आधुनिकता और महंगाई के इस दौर में अखबार निकालना बड़ा कठिन और महंगा काम है। इसके बाद भी आपने अखबार निकालने की हिम्मत जुटाई। भैया सतना ज़िले में मेरी एक सहयोगी टीम है जिनकी मैं समय समय में, और राजस्व है या किसी विभाग, बिजली विभाग, जहाँ भी उनको समस्या आती है मैं उनके लिए हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। तो पूरी मेरी टीम का कहना था कि आप अपना खुद का अखबार निकालिए। मैंने उनसे इस बात पे चर्चा की कि अखबार निकालने में थोड़ी महंगा कार्यक्रम है और ये चीज़ें कठिन है। तो उन्होंने कहा कि इसकी आप चिंता न करें, पूरी टीम इसके लिए आपको सहयोग करेगी। और पूरी टीम भैया लगातार आज 5 वर्षों से जी सहयोग कर रही है और मैं उस काम को आगे निरंतर बढ़ाता जा रहा हूँ। अखबार में कई बार समाचार छपने के बाद एक बड़ी असहज स्थिति निर्मित होती है। जिनके खिलाफ समाचार छपता है, कोई धमकी देता है, कोई देख लेने की बात करता है, या तमाम तरीके के। तो आपके जीवन में, आपकी पत्रकारिता के दौरान कभी ऐसा कोई समय आया? भैया ये समस्या तो अखबार क्षेत्र से जुड़े ऐसा बहुत कम कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस समस्या से ना गुजरा हो जी। पर चूंकि अखबार लाइन में एक जो मूल समस्या को, किसी भी खबर को आप लिखते हैं तो आपकी एक धमकी कॉमन से आती है कि मैं आपको देख लूँगा या मैं आपसे कोर्ट में मिलता हूँ जी। तो मेरा उन सभी लोगों के लिए यही जवाब होता है कि भाई जिस भी जगह को आप सक्षम मानते हैं, हाँ, जो अखाड़ा आप सबसे मजबूत समझते हैं, वहाँ बताइए, वहीं अपन मिल जरूरत पड़ेगी तो हम या हमारे वकील वहाँ पे आपसे भेंट कर लेंगे। समाचार छपने के बाद कई बार पीड़ित पक्षकार जो है वो पैसे रुपयों का भी लालच देता है, और ख़ासतौर से आज की तारीख में पत्रकारों के ऊपर या मीडिया हाउस के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि ये समाचार छप इसलिए रहे कि इसमें पत्रकार को पैसा चाहिए। आपने कभी इस तरीके से सोच के पत्रकारिता की, या आपके पास कभी कोई पैसे रुपए के ऑफर आए? भैया पत्रकारिता क्षेत्र में अपना अनुभव थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने एक बात महसूस की है जी। कि 2 बातें हमेशा देखने को मिलती हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई बात लिखते हैं तो आपको तुरंत चाटुकार बता दिया जाता है, और यदि कोई भी खबर किसी भी व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक चीज को नुकसान पहुंचाती है तो तुरंत आपको ब्लैकमेलर बता दिया जाता है। जिसका मतलब इसके अलावा आपके ये 2 आरोप मतलब लगते रहेंगे। हाँ, मतलब ये 2 आरोप पत्रकारों के ऊपर स्टिकर हैं, वो कहीं भी चिपका दिए जाते हैं। माने हमको इस बात के लिए अपना माथा तैयार रखना चाहिए कि ये स्टिकर ये होना है। अब रही बात मैनेज करने की, पैसे आने की, तो दबाव, प्रभाव, पैसा, ये सब का प्रयोग करते हैं। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी टीम खुद इतनी सक्षम है कि कभी किसी के दिए हुए पैसे या कोई मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि अपन कुछ मैनेज करके फिर उसको आगे बढ़ाएं। आपको पुलिस विभाग का निकटस्थ पत्रकार माना जाता है, या यूं कहें कि आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप पुलिस विभाग के खिलाफ कोई समाचार नहीं लिखते?
कितनी सच्चाई है इसमें? भैया इस विषय में आपको बताना चाहूँगा, मैंने पूर्व में ही बताया कि मेरे पिताजी पुलिस विभाग में एसआई पद में अभी आपके रीवा में पदस्थ हैं। अच्छा। बब्बा जी हमारे इंस्पेक्टर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है जी। बब्बा के पिताजी वो भी पुलिस में थे जो अभी नहीं है जी। तो चूंकि हमारी 3 पुश्तें पुलिस में लगातार काम कर रही हैं, मेरा झुकाव भी पुलिस को लेके रहता है। चूंकि मैं खुद एक पुलिस विभाग से मैंने बचपन से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और बचपन से पुलिस विभाग को बड़े नज़दीक से देखा है, तो इसलिए अपने को लगता है कि पुलिस विभाग की जितनी, वैसे भी क्या होता है कि पत्रकारिता में अगर सबसे ज़्यादा टारगेट में कोई विभाग होता है पत्रकारिता के, तो वो पुलिस विभाग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पुलिस विभाग को भी ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले जो पत्रकार है ये पुलिस वाले का लड़का है जी। तो ये हमारा कोई भी बात हमारी अच्छी तरीके से समाज में रखेगा और समझ सकता है। बाकी भैया पुलिस विभाग के लिए व्यक्तिगत मैं ये बताना चाहूँगा कि वो इसलिए भी भ्रष्ट दिखाई देती है कि उसके नाम में नेम प्लेट होता है जी। किसी भी आप सरकारी विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को देख लीजिए, नाम सिर्फ आप पुलिस विभाग वाले का ही पता कर पाएंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति जिससे भी हमारी जो भी बात हो रही है वो फला व्यक्ति से हो रही है। इसलिए नाम जब किसी का सामने आता है तो तुरंत भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सरल हो जाता है। आप एक पत्रकारों का संगठन है कर्मठ पत्रकार संघ, उसके जिलाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस संगठन की कोई गतिविधि या उसकी कोई गूंज या उसकी कोई धमक जिले में दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा भैया कि जब से अपन संगठन में काम करना चालू किए तो टीम हमारी अच्छी है, मजबूत है, सक्षम है, पर कहीं कोरोना का समय आ जाना, कहीं चुनाव का आ जाना, वहाँ से हम इसमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं जिससे अपनी धमक दिखे। मैं जल्द ही एक ऐसा कार्यक्रम कराना चाह रहा हूँ या कराऊंगा कि पूरे ज़िले में इसकी धमक गूंज सुनाई देगी, जल्द से जल्द मैं उसको कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सार्थक बातचीत हुई, धन्यवाद।